डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12 से यूनिट नंबर 4 का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट आपने क्लास 10th में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। इसके बारे में एक अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। क्लियर? तो देखिए, जो डायरेक्ट करंट है वो उसकी क्या स्पेशलिटी होती है कि वो टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है लेकिन डायरेक्शन उसकी हमेशा क्या रहेगी? सेम। उसका अपोजिट अल्टरनेटिंग में क्या होता है? डायरेक्शन अल्टरनेट होती है। नाम से ही क्लियर है, इसकी वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, अब डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। अगर ये भी हो सकता है, मान लीजिए, देखिए करंट नीचे हो, नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो मतलब माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? इसकी सेम रहेगी टाइम के साथ। और यहां पर देखिए वैल्यू कम ज्यादा हो रही है लेकिन पॉजिटिव है वैल्यू। कैसे है? पॉजिटिव। तो इस करंट को भी हम क्या बोलेंगे बेटा? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। क्लियर है? तो ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहे उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। क्लियर है? अब इसका सोर्स क्या होता है? जैसे एक सेल या बैटरी, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां तो डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ दिखाते हैं, प्लस से दूर और माइनस की तरफ, ऐसे डायरेक्शन शो करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। क्लियर? लेकिन सॉरी, डायरेक्ट करंट के अंदर हम सेल या बैटरी को जब सर्किट में जोड़ते हैं हम करंट की डायरेक्शन शो कर देते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या है? एक बार समझते हैं पहले। देखिए, पहले अल्टरनेटिंग करंट है क्या? टाइम के साथ जिस करंट की डायरेक्शन चेंज हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो उसे बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? डीसी करंट की तो डायरेक्शन सेम थी और इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। देखो, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? जरूरी नहीं है कुछ इसी फॉर्म में चले, करंट ऐसे भी चल सकता है। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आई है बेटा? तो प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है अल्टरनेटिंग करंट में। जब डायरेक्शन चेंज होगी तभी हम बोलते हैं करंट कैसा है? अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? डायरेक्ट करंट के सोर्स को ऐसे शो करते हैं, एक सेल से या बैटरी से शो कर देंगे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को ऐसे शो करेंगे। इसमें कोई प्लस या माइनस का सीन नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज हो रही है ना, तो इसमें आप करंट की डायरेक्शन शो नहीं करोगे। यहां पर सिंपली ऐसे बनाना है, ठीक है। और सेल या बैटरी में आप डायरेक्शन शो कर सकते हो लेकिन यहां पर नहीं। तो क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? डेफिनेशन आप इसकी नोट कर सकते हो। इट इज अ करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस विद द टाइम कंटिन्यूअसली। यहां पर तो क्या थी? डायरेक्शन सेम, लेकिन यहां पर चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एक बात और समझने की है। देखिए, पहले एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर? नोट कर लिया? तो एक बार देखिए, हमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में समझना है हमें। तो देखो बेटा, यहां पर मान लीजिए अपने पास जैसे अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बात एक ही है, दोनों का ग्राफ सेम टाइप का बनेगा, ठीक है। बस हम करंट की जगह वोल्टेज ले लेंगे, ईएमएफ ले लेंगे। देखो, मान लो मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट किया है टाइम के साथ। टाइम चेंज हो रहा है, जो ईएमएफ है वो भी चेंज हो रही है। क्लियर? तो ये जो मैक्सिमम, एक बार वैल्यू मैक्सिमम आई, फिर माइनस में मैक्सिमम तक पहुंची, फिर प्लस में मैक्सिमम तक गई, तो वैल्यू लगातार चेंज कर रही है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ये वाली, इसको हम डिनोट करते हैं ई नोट से। किससे डिनोट करेंगे? ई नोट के साथ, ठीक है। और इसके बाद फिर वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। ये कौन सी वेव है बेटा? साइन वेव है, ठीक है। तो यहां पर जो है, जो हमारी अगर हमें एक ये पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तो वैल्यू मैक्सिमम है ई नोट, लेकिन अदरवाइज क्या हो रही है? वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो E इज इक्वल्स टू
द ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन ऑफ वैल्यू ई विद द टाइम। मतलब कि जो टोटल हमारी वोल्टेज है या ईएमएफ है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, उस फंक्शन को ये रिप्रेजेंट, ये वो फंक्शन है अपना। ठीक है, टाइम के साथ इसके वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। बात समझ में आ गई है? तो मैक्सिमम वैल्यू ई नोट जो कि यहां पर है वैल्यू। क्लियर है बेटा? समझ में आया? यहां पर आप नोट कर सकते हो ई नोट क्या है, इसकी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या यूं कहें कि मैक्सिमम वैल्यू है ये अपनी। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब ऐसे ही करंट होता है हमारा, कैसे निकालते हो? I इक्वल्स टू ई बाय आर, ओम्स लॉ। तो ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। ई की वैल्यू पुट कर दी तो बस आई भी आपका आ गया आई नोट साइन ओमेगा टी। वैसे यहां पर लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, आप यहां से भी देख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहां पर टाइम पीरियड कि एक ओसिलेशन पूरा, देखिए यहां से चले ओसिलेशन यहां पर आकर के पूरा हुआ है, तो एक ओसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और फॉर्मूला क्या है बेटा टाइम पीरियड का? T इज इक्वल्स टू क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो, T इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये है बेटा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ द साइकिल इन 1 सेकेंड। हर एक सेकंड में कितने साइकिल्स पूरे होते हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वही 1/t। क्लियर? अच्छा, हमारे इंडिया में करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट है। अब हमारे यहां पर देखिए, हर कंट्री में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हमारी कंट्री में कितनी है? 50 हर्ट्ज। कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है? मतलब बेटा इसका ये है, देखिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब कि एक सेकंड में वो 50 साइकिल्स कवर कर रही है। अब यहां से चले हम और यहां तक आ गए तो ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं बाकी को। ठीक है, तो यहां से चले यहां तक आए, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ तो टोटल डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ? कितनी बार चेंज हुआ? एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो 2 बार डायरेक्शन में चेंज आया। क्लियर? डायरेक्शन में कितनी बार चेंज आया? 2 बार। तो अगर 50 साइकिल्स आएंगे, या फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो 50 साइकिल में कितनी बार होगी? 100 टाइम्स। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब हमारे यहां पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन हर एक सेकंड में 100 बार बदल रही है। बात समझ में आएगी? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कंटिन्यूअसली। क्लियर बेटा? तो ये समझ में आया आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम समझते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, आपको पता टाइम के साथ करंट चेंज होता है। क्लियर है? अब फॉर्मूला पता आपको करंट का Q/T। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू Q/T। अब यहां पर देखिए, एक तो है I इक्वल्स टू dQ/dt और एक है I इक्वल्स टू सिंपली Q/T। दोनों का मतलब क्या है पहले वो समझिए। I इक्वल्स टू dQ/dt यानी चेंज इन, सॉरी, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये dQ/dt और ये हमने लिखा Q/T। देखिए ये होता है बेटा अपना इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं इसको हम? इंस्टेंटेनियस करंट। और ये अपना फॉर्मूला होता है एवरेज करंट का। क्लियर? ये है आपका एवरेज करंट और ये है आपका बेटा इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। क्लियर? मतलब कि अगर आपसे पूछे 6th सेकंड में कितना करंट था, ये रहा।
क्लियर, 7th सेकंड में, 8th सेकंड में, 9th सेकंड में वो पर्टिकुलर। लेकिन यहां पर हम एवरेज वैल्यू बात कर रहे हैं, मतलब पूरे 9 सेकंड के अंदर तक टोटल एवरेज करंट कितना रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चार्ज लेंगे वो 0 से 9 सेकंड तक जो टोटल चार्ज फ्लो किया वो लेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जिस टाइम पर, जिस सेकंड में, मान लीजिए आपसे बोला 5वीं सेकंड में करंट बताओ, तो 5वीं सेकंड में कितना चार्ज आया वो चार्ज लेंगे ऊपर, टोटल चार्ज नहीं लेंगे 5 सेकंडों का, ये केवल 5th सेकंड का चार्ज लेंगे यहां। और लेकिन अगर हमें यहां पर फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, 5 सेकंड में टोटल चार्ज कितना गया वो ऊपर है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। बात समझ में आई है बेटा, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस का और एवरेज का। क्लियर। अच्छा देखिए, मान लीजिए I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो अगर हमें यहां से डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें हम, दैट इज आई डी टी। क्लियर। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं डी क्यू का, तो बोलेंगे हम, मतलब कि हमारे पास टोटल चार्ज आ जाए क्यू आई डी टी। क्लियर है, तो ये आ गई मेरे पास चार्ज की टोटल वैल्यू। अब यहां पर आप इसको पुट कर सकते हो क्यू की वैल्यू को, टोटल चार्ज क्यू की जगह पर पुट कर दो आई डी टी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, dt। dt का इंटीग्रेशन करोगे टोटल टाइम ही आएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है आपका एवरेज करंट का। क्लियर, बात समझ में आई है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन समझते हैं, एग्जांपल लेकर के इस कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो देखिए बेटा, मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है कि I इज इक्वल्स टू 5t की पावर 3, ये आपको दे रखा है, फाइंड आउट द करंट इफ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अगर आपको यहां पर टाइम दे रखा हो कि t इज इक्वल्स टू द 2 सेकेंड, देन फाइंड आउट द करंट। यहां पर आपको मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूं, एवरेज करंट। अब बच्चे यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए कई बार ध्यान नहीं रहता, गलती हो जाती है कि I इक्वल्स टू 5 इंटू टी की जगह कितना पुट करेंगे, वो 2 3 30 एम्पियर, ऐसे ही करते हैं ना। सिंपली दे रखा आपको टाइम 2 सेकंड है, आपने यहां पर 2 पुट कर दिया और आंसर आ गया, लेकिन भाई ये गलत है। क्लियर, तो ये क्या रहेगा आपका, गलत। अब क्यों रहेगा गलत, क्योंकि भाई ये तो आपने दूसरी सेकंड में, जब टाइम 2 सेकंड था तब करंट निकाला है। बात समझ में आई है, ये एवरेज करंट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस करंट आया आपका। क्लियर है बेटा, तो अगर हमें एवरेज करंट निकालना है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर है, कोई भी वैल्यू जो टाइम पे डिपेंड करती है उसका आप एवरेज ऐसे ही निकालते हो, निकालना है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से अगर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अच्छा, अब यहां पर देखिए आप आई डी टी, यानी कि आई की वैल्यू है 5 टी की पावर 3 डी टी डिवाइडेड बाय dt, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, यहां पर आप टी पुट कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, तो अब देखिए 5t की पावर 3, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो 15 t की पावर 4 डिवाइड बाय 4। क्लियर है, डिवाइडेड बाय टाइम t। तो यहां पर देखिए बेटा 15
t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपका आंसर आएगा यहां पर, कैसे करेंगे, 15/4 इंटू में t की पावर वैल्यू कितनी है 2 की पावर 3। अब जो भी आपका आंसर आता है वो आप लिख सकते हो। समझ में आया? तो यहां पर ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आई है, लेकिन ये वैल्यू कैसी थी, इंस्टेंटेनियस। अगर इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे तो आप ऑफ कोर्स इस कंसेप्ट का यूज करोगे, अगर एवरेज वैल्यू पूछेंगे तो आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। तो देखिए बेटा, अब हम अपना टॉपिक समझते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट वन साइकिल। मतलब मान लीजिए यहां से एक चले हम, ये वन साइकिल कंप्लीट हुई अल्टरनेटिंग करंट की, तो इस कंप्लीट एक साइकिल में यहां से चले, फिर यहां से यहां पर वापस पहुंच गए, तो इसके दौरान जो करंट की एवरेज वैल्यू है वो कितनी आई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो देखिए, मान लीजिए किसी एक टाइम t पर आपसे पूछा जाए करंट की वैल्यू कितनी है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, I = I0 sin ओमेगा t। क्लियर है? अब हमने क्या किया, पूरा जो टाइम है उसको कई छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया। मान लीजिए मैं बोलूं 0.0001 सेकंड, मान लीजिए यहां से यहां तक, जस्ट सपोज कीजिए 1 सेकंड है, यहां से यहां तक, मान लीजिए आप जस्ट अज्यूम कि 1 सेकंड है, तो मैंने टाइम को ना बहुत छोटे से पोर्शन में डिवाइड कर लिया, 0.000001 सेकंड, मतलब वेरी स्मॉल, जिसको मैंने नाम दिया dt। क्लियर है? उस टाइम पे मान लीजिए करंट की वैल्यू सेम थी, कोई फर्क नहीं आया। सपोज कहीं पर भी हो सकती है वो वैल्यू, यहां पर है, यहां पर है, कोई भी एक इंस्टेंट। ठीक है? तो क्या हुआ, मान लीजिए हमने अज्यूम कर लिया कि एक स्मॉल टाइम dt पर, मतलब टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंज आया, बहुत ही मामूली सा, इतना कम चेंज आया कि करंट के अंदर जो वेरिएशन आया उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब करंट को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हो। तो तब जो उस टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर I T, तो स्मॉल चार्ज dQ बराबर I इंटू dt। क्लियर है? ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, Q बराबर I T। अच्छा, तो अब यहां से I की वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t dt। क्लियर? ये तो आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड इन द टाइम dt, लेकिन हमें पूरा एक कंप्लीट साइकिल, यानी यहां से यहां तक एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो फाइंड आउट करते हैं। द चार्ज ट्रांसफर इन कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है? एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसको मैंने रिप्रेजेंट किया Q से। कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज, इस dQ का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। क्लियर? अब dQ की वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन dQ की वैल्यू है बेटा I0 sin ओमेगा t dt। क्लियर? लिमिट कहां से कहां रखें, टाइम देखिए 0 से t तक चेंज हो रहा है, जो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है t, एक साइकिल पूरा होने में जो टोटल टाइम लगा t था, 0 से t तक। ठीक है? टोटल इंटीग्रेशन कर दिया तो अपने पास टोटल चार्ज आ जाएगा, मतलब यहां से यहां तक जाने में चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ टोटल, वो निकाल लेंगे हम यहां से। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए आप, Q इज इक्वल्स टू, अब देखिए बेटा यहां पर I0 क्या है, पीक वैल्यू है ना, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है अपनी I0। तो इसको तो रख सकते हो बाहर, 0 से t, साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी अंदर बच गया अपना साइन ओमेगा t dt। फिर देखिए I0 को बाहर रखिए, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्लियर है? ये इसका इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे बेटा 0 से t, कैपिटल T।
हमारा जो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है फंक्शन वो क्या है, ये स्मॉल टी है, तो इस ओमेगा को आप बाहर लिख सकते हो अलग से। तो Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी, लिमिट है आपकी 0 से t। क्लियर है बेटा, समझ में आया? अब आप इसको सोल्व आउट कीजिए इस फंक्शन को। देखिए माइनस आई नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा कोस का, देखिए कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी। क्लियर? और इस स्मॉल टी की जगह एक बार तो अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, कोस 2 पाई बाय टी इंटू में 0। स्मॉल टी की जगह एक बार तो कैपिटल टी और एक बार 0। ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई अपॉन टी। क्लियर? अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नोट बाय ओमेगा, टी से टी कैंसल, क्या बच गया कोस 2 पाई। कोस 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 1, माइनस इधर 0 की इससे मल्टीप्लाई होती है, कोस 0 आएगा तो कोस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो ओवरऑल आपके पास आंसर कितना आया 0। तो यहां पर बेटा जो चार्ज ट्रांसफर आया आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है 0। मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो भाई करंट कहां जाएगा, ओवरऑल करंट भी 0 ही रहेगा। ठीक है ना? देखिए आपको निकालनी है यहां पर एवरेज वैल्यू करंट की, दैट इज Q बाय टी। लेकिन Q तो 0 है ना, तो अपना ये भी क्या आ गया 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने कि जो एक कंप्लीट साइकिल, देखिए यहां से यहां गए, देखिए ऊपर प्लस में नीचे माइनस, मान लीजिए ऊपर प्लस का 2 है सपोज, तो नीचे क्या होगा माइनस का 2। तो भाई कॉमन सी बात है, +2 और -2, टोटल आंसर कितना आने वाला है 0 ही तो आने वाला है। क्लियर है ना? तो जो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की इन द कंप्लीट वन साइकिल, वो 0 ही आती है हमेशा। एक साइकिल में 2 3 4 कितनी भी साइकिल ले लो, लेकिन जो एवरेज वैल्यू रहेगी कंप्लीट साइकिल पर वो क्या आएगी 0 ही आएगी। क्लियर है बेटा, समझ में आया? क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट था ये, तो अगर आपसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। बस उसमें आप क्या करोगे, आई की जगह क्या पुट कर दोगे, यहां पर देखिए जैसे आई नोट है ना, इसकी जगह आप ई नोट बाय आर ये पुट कर दोगे, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। यहां ई नोट बाय आर आ जाएगा, पूरे उसमें वो एज इट इज चलेगा और आंसर वहां भी फाइनली 0 ही आने वाला है। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट देखिए आप, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द हाफ साइकिल। अभी तो हमने फुल साइकिल पर पढ़ा था, लेकिन अब हम समझेंगे कि हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू। देखिए मान लीजिए अपने पास ये है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? तो हम इसकी केवल हाफ साइकिल को ही कंसीडर करके चल रहे हैं आपकी बात, मतलब कि बेटा ये वाली साइकिल देखिए। क्लियर है? हम एक फुल साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक हाफ साइकिल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी में क्या है, इट इज इक्वी। देखिए यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। डीसी करंट के जैसा सिंपल केस नहीं है ये। डीसी करंट में तो वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम ही रहती है ज्यादातर, लेकिन यहां पर टाइम के साथ साथ वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है? तो हम इसको डीसी करंट से कंपेयर करके चलेंगे, डीसी करंट से कंपेयर करके चलेंगे। देखिए करंट का मेन रोल क्या होता है बेटा, चार्ज को ट्रांसफर करना। करंट का मेन रोल क्या है, चार्ज को ट्रांसफर करना। तो हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट से कंपेयर करके इसको डिफाइन करेंगे, और साथ में इसकी टर्म में, चार्ज की टर्म में। ठीक है ना? तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ द डीसी
जो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो डीसी करंट की उस वैल्यू के बराबर आएगी जो कि सेम टाइम में सेम चार्ज ट्रांसफर करती है एज इज डन बाय द गिवन एसी। बात समझ में आ गई? देखिए जितना चार्ज हमारे डीसी करंट ने पास किया उतना ही चार्ज अगर कौन फ्लो करे, एसी करंट फ्लो में से पास हो सेम टाइम के अंदर, तो उसे बोलेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्विवेलेंट टू दैट वैल्यू ऑफ द डीसी। डीसी करंट की वो वैल्यू विच सेंड द सेम चार्ज in a circuit in same time as is sent by the given AC। मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसने इस टाइम t के अंदर, ये टाइम हो गया t/2, टाइम t/2 के अंदर कुछ चार्ज ट्रांसफर किया। t/2 में इसने जो चार्ज ट्रांसफर किया वो चार्ज Q है, ठीक है। तो डीसी करंट की वो वैल्यू जो कि टाइम t/2 में सेम चार्ज को ट्रांसफर करे, डीसी करंट की वो वैल्यू जो टाइम t/2 में सेम चार्ज ट्रांसफर करेगी, तो उसी वैल्यू को हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू बोलेंगे। बात समझ में आ गई है? ये अल्टरनेटिंग करंट है, टाइम t/2 तक चला, 0 से t/2 तक, क्लियर। तो टाइम t/2 में मान लीजिए इसने जो चार्ज ट्रांसफर किया वो था Q, क्लियर। तो इसको हमने कंपेयर किया डीसी करंट से। डीसी करंट की वो वैल्यू जो सेम टाइम में सेम चार्ज ट्रांसफर करेगी, उस डीसी करंट की वैल्यू को हम क्या बोल देंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आई है बेटा? ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट। देखिए बेटा आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू द I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हम पीछे करके आते हैं, क्लियर है ना ये? तो वही dq इज इक्वल्स टू I dt, वो आपने लिख लेना है। मान लीजिए स्मॉल टाइम dt के अंदर करंट हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? I dt। तो यानी कि I नॉट साइन ओमेगा टी dt, क्लियर। अच्छा अब मान लीजिए आप, हमारा जो टाइम है वो 0 से t/2 तक वेरी कर रहा है। कहां से? 0 से t/2 तक, यानी यहां से यहां तक वेरी कर रहा है टाइम। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dq, इधर भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया I नॉट साइन ओमेगा टी dt, और टाइम लिमिट 0 से t/2 तक, क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? बस टाइम अब 0 से t नहीं है, t/2 है, ये बात आपने मेन जो है ध्यान रखनी है, बाकी सेम टू सेम चलेगा। देखिए I नॉट बाहर, अंदर आएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है, और लिमिट है 0 से t/2 तक। अब देखिए आप dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा बेटा जी q, यहां से माइनस बाहर, I नॉट अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी लिमिट 0 से t/2, तो माइनस I नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा। अच्छा देखिए कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, सॉरी में हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करी पहले यहां पर। देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2π/t, वो t ऊपर चला गया, यहां से ओमेगा की वैल्यू पुट करी 2π/t, वो अपॉन में t था जो वो ऊपर आ गया। इधर भी वैल्यू पुट करो, cos 2π/t, और इस स्मॉल t की जगह t/2 माइनस, फिर दोबारा से cos 2π/t और स्मॉल t की जगह 0।
क्लियर है बेटा? अच्छा अब देखिए आप यहां से क्या आया, क्यू दैट इज माइनस आई नोट टी अपॉन 2 पाई। बेटा देखिए टी से टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो अंदर बच गया अपने पास कोस पाई माइनस ये 0 हो जाएगा, इधर बच गया कोस 0 डिग्री। क्लियर है? अच्छा आप देखिए क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन हो चुका है। Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नोट टी अपॉन 2 पाई। देखिए कोस पाई की वैल्यू -1 को माइनस यहां पर फॉर्मूले का, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो बेटा कितना आ गया -2। देखिए Q इज इक्वल्स टू -2 आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में हो गया 2 आई नोट टी अपॉन 2 पाई। तो बेटा 2 से 2 कैंसल, तो यानी कि Q बराबर आई नोट टी अपॉन पाई। क्लियर है बेटा? तो ये आ चुकी है हमारे पास अभी चार्ज की वैल्यू। क्लियर है? यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, इसको जल्दी से यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा अब एक चीज देखिए आप, अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द चार्ज अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला है। तो देखिए आप एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज चार्ज कितना है Q, टाइम कितना लगा T/2, टाइम कितना है T नहीं लेना, T/2 लेना है, दैट इज 2Q अपॉन T। क्लियर है बेटा जी? अब देखिए आप एवरेज, यहां पर Q की वैल्यू कितनी है, 2 को एज इट इज पुट कीजिए, T को एज इट इज पुट कीजिए आप, चार्ज Q की वैल्यू कितनी है, ये रही, यानी कि आई नोट टी अपॉन पाई। क्लियर? T से T कैंसल, तो यानी बेटा जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज 2 आई नोट अपॉन पाई। हाफ साइकिल के अंदर है, ये आपने ध्यान रखना है, फॉर द हाफ साइकिल, क्योंकि कंप्लीट साइकिल पे तो वैल्यू 0 हो जाती है। हाफ साइकिल पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई है वो कितनी है, 2 आई नोट अपॉन बाय पाई। आई नोट क्या थी, पीक वैल्यू थी करंट की। बात समझ में आई है बेटा? तो ये अपना आंसर आ चुका है। अच्छा अगर हम ये 2 और पाई की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू को पुट करें तो अपना पास जो आंसर आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट। तो या तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो या इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया बेटा? ये क्या फाइंड आउट किया हमने अभी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब समझ में आ चुका है आपको एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द हाफ साइकिल। बिल्कुल इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर द हाफ साइकिल फाइंड आउट कीजिए। ठीक है? तो जैसे आपने करंट के लिए डेरिवेशन किया वैसे आप ईएमएफ के लिए भी करोगे। क्लियर है? कैसे आएगा उसका रिजल्ट वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब हम समझते हैं आरएमएस वैल्यू के बारे में। अभी तो हमने एवरेज वैल्यू पढ़ी और अब हम समझेंगे आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो देखिए बेटा नेक्स्ट है अपना टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, या इसका दूसरा नेम है वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी।
सिंबल इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, वो अलग अलग बुक में अलग तरीके से होता है। क्लियर है? तो अब देखिए ये आरएमएस वैल्यू एक्चुअल में है क्या बेटा। देखिए सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। देखिए मान लीजिए अपने पास एक है अल्टरनेटिंग करंट और एक है डायरेक्ट करंट, हमें इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक रेजिस्टर लिया, इस रेजिस्टर में टाइम t तक हमने क्या फ्लो करवाया, अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? टाइम t तक हमने कुछ करंट फ्लो करवाया तो इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हो गई। तो अगर सेम रेजिस्टर में से हम सेम टाइम के लिए डीसी करंट गुजारें तो डीसी करंट की वो वैल्यू जिसके ऊपर सेम हीट प्रोड्यूस करेगी उसी वैल्यू को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू। बात समझ में आई है? देखिए जरा दोबारा से, हमने एक रेजिस्टर लिया, उसमें से पहले हमने अल्टरनेटिंग करंट पास करवाया टाइम t तक। क्लियर है? टाइम t तक हमने अल्टरनेटिंग करंट पास करवाया से एक रेजिस्टर में से और उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हुई। तब फिर हमने क्या किया, अब उसी में से डीसी करंट पास करवाया, सेम रेजिस्टर में से एसी की बजाय डीसी करंट पास करवाते हैं, उतने ही टाइम के लिए पास करवाते हैं। तब डीसी करंट की वो वैल्यू जो उतने ही टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर देगी उसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलेंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर है बेटा? तो यहां से आप जल्दी से इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। तो क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? अच्छा अब एक चीज और समझिए आप, यहां पर ये आप रफ वर्क में लिख सकते हो, एक्स्ट्रा फेयर नोटबुक में, फेयर वर्क में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आरएमएस वैल्यू, मान लीजिए आपने सुना होगा कभी हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्टेज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है। कितनी आती है? 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू आपने अभी तक पढ़ा होगा? देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला E नॉट साइन ओमेगा टी। E तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, E नोट है इसकी पीक वैल्यू, और एक हमने पढ़ी है एवरेज वैल्यू। ये कौन सी है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, या पीक वैल्यू है? नहीं, ये है अपनी आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है बेटा? ये आरएमएस वैल्यू। जो हम 220 वोल्ट बोल रहे हैं वो यही 220 वोल्ट है, आरएमएस वैल्यू है वो वोल्टेज की। कौन सी वैल्यू है बेटा? आरएमएस वैल्यू। तो एक बात ध्यान रखना, इफ ईएमएफ या सिंपली बोल दें वोल्टेज इज गिवन इन अ क्वेश्चन, आपको ये नहीं बता रखा कि वो मतलब कैसी वोल्टेज है, सिंपली वोल्टेज गिवन है, तो इसका मतलब बेटा दैट इज द आरएमएस वैल्यू। अगर सिंपली एक वोल्टेज दे रखी है, ईएमएफ दे रखी है आपको एक क्वेश्चन के अंदर, तो मतलब वो कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अलग से रफ में वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट कर लेना आप इसको। क्लियर है? कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको आरएमएस वैल्यू सिंपली वोल्टेज दे दी, ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं बताया क्या है क्या नहीं है, कैसी है कैसी नहीं, तो इसका मतलब वो आप उसको क्या मान के चलोगे? आरएमएस वैल्यू मान के चलोगे। क्लियर है? तो कोई भी अगर सिंपली आपको वोल्टेज दी जाती है वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज दी जाती है। हाँ, अगर मेंशन कर दिया जाए कि पीक वोल्टेज है तब वो ई नोट होगा, अगर पीक वैल्यू बोल लें तब वो ये होगा। ठीक है? और अदरवाइज कुछ ना मेंशन किया हो तो वो आरएमएस वैल्यू होगी। अगर एवरेज होगा तो वो भी आपको बताया होगा जाएगा कि एवरेज है, लेकिन आरएमएस के बारे में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल वोल्टेज दी तो वो आरएमएस वोल्टेज ही होगी। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अच्छा एक बात और समझिए, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या है? जो हमारा करंट है आई नॉट साइन, में करंट ले लो वोल्टेज ले लो कोई चक्कर नहीं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मी इसका स्क्वायर करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज के लिए
मैंने सिंबल ये लगा दिया, ये भी एवरेज का सिंबल है। फिर हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज के बाद देखिए स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज करना। हमने एवरेज किया, फिर उसका रूट कर दो, ये कर दिया इसका रूट, तो ये हो गया क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर किया, फिर उसका मीन किया यानी एवरेज, फिर उसका रूट कर दिया, क्या बोलेंगे इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझ में आया। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको रफली नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए बेटा अब करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, आरएमएस वैल्यू। क्लियर। मान लीजिए हमने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये करंट पास करवाया थ्रू ए रेजिस्टर R। क्लियर। तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगी स्मॉल, मान लीजिए स्मॉल टाइम dt के लिए हमने इसको पास फ्लो करवाया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, उसको कैसे लिखेंगे, dH इक्वल टू आई स्क्वायर R dt। क्लियर है। मतलब स्मॉल टाइम dt में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो है dH बराबर आई स्क्वायर R dt। अगर इसको पूरी कंप्लीट हीट निकालनी हो फॉर द फुल साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब टाइम t होगा, टाइम पीरियड t है, तब टोटल हीट अगर आपको फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t, आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। क्लियर है बेटा। पहले बताइए ये आपको समझ में आ चुका है। अब अगर मैं करंट को आरएमएस वैल्यू लूं, करंट की कौन सी वैल्यू लूं बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, तो यानी कि इसकी जगह बेटा हम पुट कर लेंगे आरएमएस वैल्यू आई स्क्वायर आर डी टी। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, टी लगा मान लीजिए, तो हमने यहां पर कैपिटल टी प्रोड्यूस कर दिया। एक मिनट, मान लीजिए जो करंट को मैंने ले लिया आरएमएस करंट, ठीक है, तब और टाइम टोटल टाइम कितना लगा टी, तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर। और इधर से हमने हीट के लिए ये फॉर्मूला निकाला था और एक ये। अब दोनों को क्या कर सकते हो आप, इक्वल पुट कर सकते हो ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तो दोनों को हमने यहां पर इक्वल पुट कर दिया। अब r से r कैंसल, इधर बचा आई स्क्वायर, ये t इस तरफ जाके रिवर्स डिवाइड में आ गया, आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर r से r तो कैंसिल हो गया, तो बच गया dt, इंटीग्रेशन 0 से t। ये हमें क्या निकालना है, आरएमएस करंट निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1/t और ये आई स्क्वायर डी टी। तो ये देखिए पहले ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है यहां तक समझना। क्लियर। देखिए दोबारा से एक बार देखते हैं, हीट प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर डी टी। क्लियर। तो ये तो है फॉर द स्मॉल टाइम dt। अगर कंप्लीट टाइम के लिए फुल हीट निकालनी हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर मैं करंट को आरएमएस करंट पुट कर देता हूं तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है ये बन जाएगा अपना। तब दोनों को आप कंपेयर कीजिए, यहां से हमारे पास ये आई आरएमएस की वैल्यू आई। अब देखिए बड़ा कुछ नहीं है, सिंपली मैथमेटिकल बचता है, फिजिक्स केवल यहीं तक थी थोड़ी बहुत जो भी थी, इसके बाद क्या है मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब इसको हमने क्या किया, ये टर्म उठाई, इसको सोल्व किया अलग से, आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी। अब आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यानी कि आई स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। लिमिट 0 से t, 0 से t। क्लियर है। अच्छा आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू ना, फिक्स होगी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। देखिए इसके ब्रैकेट में आपने लिख लेना है, इधर ब्रैकेट में अलग से साइड में लिख लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा आपका बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है। देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा का हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया और ये आ गया अपने पास। फिर इसके बाद देखिए बेटा जी क्या होगा, ये आपने अलग से नोट कर लेना फॉर्मूला बेटा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 अलग से आ गया, तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी।
क्लियर। अब इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए, 1 dt, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t आएगा। स्मॉल t लिखना है, कैपिटल T नहीं, क्योंकि कैपिटल T यहां पर क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, और स्मॉल t एट एनी टाइम, कोई भी एक टाइम है सिंपली, और दोनों में फर्क है बेटा, स्मॉल t और कैपिटल T। यहां पर dt है ना, तो इसका टोटल इंटीग्रेशन t माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा, साइन 2 ओमेगा टी। 2 t का कोफिशिएंट क्या है, 2 ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा डिवाइड में आ गया। इंटीग्रेशन है सिंपली, आपको ऑलरेडी आता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास डिवाइड में आ गया 2 ओमेगा। लिमिट 0 से t, 0 से t, क्लियर है। पहले आप एक काम कीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पहले यहां तक नोट कीजिए, क्लियर है बेटा, नोट कर लिया तो ठीक है। मैं इस इक्वेशन 1 को एज इट इज छोड़ देता हूं यहीं तक, और इसको हम रब कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए आप यहां पर समझिए, हमारे पास हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, आई स्क्वेयर डी टी, लिमिट है 0 से t तक, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2 t, लिमिट 0 से t, फिर माइनस 1/2 ओमेगा, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, और अंदर क्या बचा, साइन, एक बड़ी ब्रैकेट, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन, सॉरी ये डिवाइड में 2 ओमेगा बाहर आ चुका है, लिमिट 0 से t। अब ये बड़ी ब्रैकेट को भी आप क्लोज कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल होने वाला है, आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2, कैपिटल T की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। ये तो सोल्व हो चुका है, अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 तो एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t, स्मॉल t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल T, माइनस फिर स्मॉल t की जगह 0 पुट करेंगे तो बेटा 0 ही हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि देखिए साइन में जब एंगल 0 हो जाए तो सारी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और एक बड़ी टर्म यहां पर। अब देखिए आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2, कैपिटल T से ये कैपिटल T कैंसल, T माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई। लेकिन बेटा साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो देखिए ये आपका आ गया आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2, इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, t माइनस ये साइन 4 पाई 0 होगा, तो वो वैसे ही खत्म हो गया। तो ये वैल्यू अपने पास आई है आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t, क्लियर है बेटा, सॉरी अपॉन 2, ये t है हमारे पास ऊपर यहां। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू है करंट की, दैट इज इंटीग्रेशन, सॉरी अंडर रूट 1/t, और इस वैल्यू को जब हमने सोल्व आउट किया तो अपने पास ये आया, यानी कि आई नॉट स्क्वेयर t/2, t से t कैंसल, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो देखिए बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो हमारे पास आई है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है, समझ में आया।
अगर इसको आप और सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.707 ऑफ आई नॉट। सो दिस इज आई आर एम एस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया। अब जैसे आपने ये डेरिवेशन किया है बिल्कुल इसी तरह से हम ईएमएफ के लिए भी डेरिवेशन कर सकते हैं। ये हमने करंट के लिए डेरिवेशन किया, सिमिलरली डेरिवेशन आएगा आपका ईएमएफ के लिए भी, वो आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। तो क्लियर है बेटा? वीडियो को पॉज करके आप ईएमएफ के लिए भी अपना डेरिवेशन नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।